वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 6 लगाते हैं जो क्राउन बुक से ली गई है। सेट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वह जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग सीडीपीओ या बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सारे क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो दोस्तों वह स्थल है बनवाली। बनवाली जो कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनवाली जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो दोस्तों बुध कौशाम्बी उदयन के राजकाल में आए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों जो कथन सही है वह है ऑप्शन सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। बाकी सभी कथन गलत दिए गए हैं। स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। तो दोस्तों स्थलबाहु के नेतृत्व में नहीं बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे और वे श्वेतांबर कहलाए। तो दोस्तों भद्रबाहु के नेतृत्व में नहीं रहे बल्कि स्थलबाहु के नेतृत्व में रहे और वे श्वेतांबर कहलाए। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। यह भी कथन दोस्तों गलत दिया गया है। जैन धर्म अनिश्वरवादी था, इसमें चित्रों का पूजन नहीं होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 3 तथा 2। पहले होगा हर्यक वंश, फिर होगा नंद वंश, फिर होगा मौर्य वंश और फिर होगा शुंग वंश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो दोस्तों मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। इनमें से कौन सा एक नहीं है? जो नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों न्यायालय व्यवस्था में जो नहीं था वह है रज्जुक, जबकि धर्म महापात्र, धर्म अस्तीय तथा कंटक शोधन ये तीनों सम्मिलित थे।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अशोक की किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर की थी। आपको बताना है पशु बलि पर रोक लगाई गई थी, यह किस अभिलेख में कही गई है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलालेख अभिलेख फर्स्ट में। अशोक के प्रथम बृहत शिलालेख में पशु हत्या तथा समारोह पर प्रतिबंध की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दोस्तों अधोलिखित में दिनार जो कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो दोस्तों नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वस्तुओं की 3 मुख्य शैलियां। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो दोस्तों नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, हमीर रासो अब्दुल रहमान। हमीर रासो जो कि लिखा गया है सारंगधर के द्वारा, न कि अब्दुल रहमान के द्वारा। बाकी सभी सही दिए गए हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रदाई, आल्लाखंड के लेखक हैं जगनिक और बीसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में जो सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, धर्म संबंधी सुधार। धर्म संबंधी सुधार जो कि शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था, जबकि राजस्व सुधार, सैनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार ये तीनों किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उन्होंने अपना शिक्षा किस स्थान से प्राप्त किए थे? तो दोस्तों वह स्थान था जौनपुर। शेरशाह सूरी जो कि जौनपुर से अपना शिक्षा प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में दिए गए कथन ए, बी और सी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों पहला कथन है सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है अमीरों की सिफारिश पर मनसबदार की नियुक्ति नहीं होती थी। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है।
अमीरों की सिफारिश पर मनसबदार की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों वह मुसलमान विद्वान है अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनका कि हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार करके कहाँ लाया गया था? तो दोस्तों 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार करके पटना लाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। श्री योगेंद्र शुक्ल जो कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और यह मुजफ्फरपुर के थे। यह स्वतंत्रता आंदोलन में अदम्य साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। योगेंद्र शुक्ल भी जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागे थे, किंतु इन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और पटना जेल लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं राज्य का नाम और एक तरफ दिए गए हैं नृत्य का नाम। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा यानी कि असम का ओजापल्ली से। बी का मिलान हो जाएगा 4 से यानी कि हिमाचल प्रदेश का लुड्डी नृत्य से। और सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से यानी कि पश्चिम बंगाल का जात्रा नृत्य से। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से बिहार का हो जाएगा जट जाटिन। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों जो कथन सही है वह है ऑप्शन सी। कुंती नदी मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत होती है। बाकी सभी कथन गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला कथन है दोस्तों, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम पर स्थित है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। अगला है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। केदारनाथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ न होकर यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। तो दोस्तों जो गोवा में स्थित है वह है
दूधसागर जलप्रपात जो कि गोवा में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे हैं? तो दोस्तों वह जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो कि सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह 4 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों वह 4 राज्य हैं। पहले प्राप्त होता है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर पंजाब से और फिर आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, बेलाडीला मध्य प्रदेश। बेलाडीला लॉ एक्स जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। कमानगुंडी कर्नाटक में स्थित है। सिंहभूम झारखंड में स्थित है। मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। भारत सरकार ने 25 सितंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। मुंबई जो कि पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और आकार की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा पतन है, जबकि कंटेनर क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा पतन है जवाहरलाल नेहरू पतन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट यह तीनों रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं देश का नाम और एक तरफ दिए गए हैं राजधानी का नाम। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 3 से। पैलेस्टाइन देश की राजधानी है रामलल्ला। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। कोसोवो देश की राजधानी है प्रिस्टिना। और सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से। टर्की साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से। ताइवान का ताइपे से। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डिएगो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? तो दोस्तों समताप मंडल को
जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? तो दोस्तों यह होती है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक कोयला पाया जाता है चीन देश में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे 10 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। तो दोस्तों 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो दोस्तों 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्द्रता को मानकीकृत करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वह उपकरण है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं, जबकि हिप्सोमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है और पायरोमीटर का उस ताप में यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। और थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो किसी तंत्र के तापमान को एक निश्चित तापमान के आसपास नियत बनाए रखने में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको खुद से करना होगा और वीडियो के कमेंट में बताना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो दोस्तों दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है
और वह उल्टा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पराश्रय तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। यह कीड़ों को नष्ट कर देती है, यह कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका प्रयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय कितना लगेगा। तो दोस्तों इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है उसे उस पदार्थ का अर्ध आयु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो दोस्तों हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था। तो दोस्तों ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। तो दोस्तों ऋणात्मक आवेश होती है बीटा किरणें में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट खनिज का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है। तो दोस्तों बकमिंस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिक का एक ऐसा रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है यानी कि N2O, न कि नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी सभी सही दिए गए हैं। सूक्ष्म बड़ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। बॉर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में भी लाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में तो दोस्तों फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट
उपचार की भांति उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड कांच का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बुलेट प्रूफ जैकेट में जो मुख्य मटेरियल होता है उसे केवलर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पैरा अरीमेटेड सिंथेटिक फाइबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो दोस्तों यह मिश्रण है मीथेन एवं वायु का। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्पिरिन क्या है? तो दोस्तों एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फॉरेट और ट्राइजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। यह रसायन किस रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों यह उपयोग किए जाते हैं कृषि में पीड़कनाशी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं दिवस का नाम और एक तरफ दिए गए हैं तिथि का नाम। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 3 से टेक्नोलॉजी दिवस, जो कि 11 मई को मनाया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से नेशनल स्पोर्ट्स दिवस, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शहतूत का फल है? तो दोस्तों शहतूत का फल है सोरोसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो दोस्तों एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो दोस्तों एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है, वह है बेसिलस थुरिजेंसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो दोस्तों हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एम उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है
वो है ऑप्शन डी, रिबोफ्लेविन बेरी, जो कि गलत दिया गया है। बेरी जो कि विटामिन B1 की कमी से होती है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। कैल्सीफेरोल, अस्थि रुग्णता, नाइसिन, पेलाग्रा, कोबालामिन, संघातिक रक्तलापता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों जो सुमेलित है वह है ऑप्शन बी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन, जो कि सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बीमारी का पता करने में यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों MRI का मतलब होता है चुंबकीय रिजोनेंस चित्रीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तरणु विलयन से फैलाई जाती है वह कौन सी है? तो दोस्तों मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तरणु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एट्रापिन एक एल्कोलाइड है जिसका उपयोग आंखों की पुतली फैलाने के लिए किया जाता है। यह एट्रोपा बेलाडोना पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह एक न्यूरोटॉक्सिन है जो मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी का सभी गलत दिया गया है। विधायिका न्यायालय के प्रति जवाबदेह है, तो दोस्तों यह भी गलत दिया गया है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, यह भी गलत दिया गया दोस्तों। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, यह भी गलत दिया गया है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, यह भी गलत दिया गया है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों सेवा के अधिकार की अवधारणा की प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है वह है मृत्युदंड। जबकि एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह तीनों संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, और इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। तो दोस्तों उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद का सचिवालय है? तो दोस्तों भारतीय संसद का सचिवालय है सरकार से स्वतंत्र। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत संसद के सचिवालय का प्रावधान किया गया है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी समिति है? तो दोस्तों सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है और इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है और इसका गठन सर्वप्रथम 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो दोस्तों वह भाग है भाग 11 में। भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो दोस्तों जो संवैधानिक संस्था नहीं है वह है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, अन्य सभी संवैधानिक संस्था हैं। अनुच्छेद 243 में राज्य का वित्त आयोग, अनुच्छेद 98 में लोकसभा का सचिवालय तथा अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो दोस्तों सिक्किम एक नया राज्य बना 36वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? तो दोस्तों वह कर है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी पर केंद्र सरकार कर लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक क्या है? तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक है 63। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो दोस्तों भारत में सिक्कों की ढलाई का काम करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत में नोटों को छापने का कार्य आरबीआई करती है, जबकि 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों को ढालने का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग पाने का लाभ है? तो दोस्तों जीआई टैग पाने का लाभ है, जीआई टैग किए गए माल के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है वे ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का भरोसा देते हैं। इस कारण लोग अधिक मात्रा में इन उत्पादों को खरीदते हैं, जिसके कारण इनके उत्पादकों को अधिक आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है वह है श्रम विभाग और विनिमय, जबकि योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण, सरकार अंतिम निर्णय के रूप में, निजी स्वामित्व की धारणा नहीं, यह तीनों समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सोरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय, खासी हिल जो कि मेघालय में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की पैरेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों बिहार एवं झारखंड के वह राज्यपाल का नाम है एम राम जोइस, जिनका कि 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वह देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर के 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह देश है फ्रांस। भारत और फ्रांस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में
अरब सागर के 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों वह देश है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो दोस्तों नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया जाएगा? तो दोस्तों दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड देश के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंगापुर तथा जापान दोनों को क्रमशः पहला स्थान प्राप्त हुआ है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा है? तो दोस्तों भारत ने 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 लोगों का दल भेजा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है और इनके नाम हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। अगला देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? तो दोस्तों वह देश है अमेरिका। अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट टेस्ट सेट को देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो दोस्तों हर साल जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा 7 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दी है? तो दोस्तों वह परीक्षा का नाम है एनडीए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देश के किस जिले में सर्वप्रथम कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह जिला है बांका। बिहार के बांका जिले में सर्वप्रथम कैदियों के लिए
डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुस्तक द ईका बुक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों द ईका बुक की लेखिका है जेके रोलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कोपेनहेगन को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? तो दोस्तों वह युवा खिलाड़ी थी हैंड जाजा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सीरियाई खिलाड़ी हैंड जाजा महज 12 वर्ष की उम्र में ओलंपिक का हिस्सा बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों वह क्रांतिकारी हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 13 जुलाई 1908 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? तो दोस्तों वह क्षेत्रीय भाषा है मैथिली, जो कि बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉस्कर डिबेकी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों लॉस्कर डिबेकी पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है महेश्वर हजारी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। मशरूम उत्पादन में उड़ीसा एवं महाराष्ट्र पहले एवं दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तो दोस्तों दलित बंधु योजना शुरू की है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रवासी आए थे दिल्ली राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है?
तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 74%। बिहार में 74% श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सवर्ती कार्यों के लिए निर्भर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ रुपया था? तो दोस्तों बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-20 में था 1,90,899 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में किस संस्थान द्वारा ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? तो दोस्तों बिहार में एम्स पटना के द्वारा ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो दोस्तों वह शहर है गया, जो कि गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। गया जो कि फल्गु नदी के किनारे बसा है, जबकि पटना, मुंगेर तथा भागलपुर यह तीनों शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गोगा बिल झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। बिहार के कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है गोगा बिल झील, जो एक और गंगा नदी और दूसरी ओर महानंदा नदी से घिरे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो राजगीर में स्थित जल कुंड नहीं है वह है अग्निकुंड और रामेश्वर कुंड। अग्निकुंड जो कि स्थित है गया में और रामेश्वर कुंड स्थित है मुंगेर में। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो दोस्तों चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि नेपाल देश में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। थैंक यू।